वर्क का जो फॉर्मूला है वो है एफ डी यानी एफ डॉट डी कॉस थीटा। एफ फोर्स है, डी डिस्प्लेसमेंट है। सो इट्स मीन जो वर्क है ये कम्प्लीटली डिपेंड करेगा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के एंगल के ऊपर। तो जब भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है ज़ीरो होगा तब वर्क मैक्सिमम होगा। अगर इन दोनों के दरमियान एंगल 90 हो सो वर्क ज़ीरो होगा। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम एफएनएस टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 10 सितंबर 2025 को डिटेल के साथ कवर करेंगे। ये आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस है। मैं कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स के मेरे साथ डायग्राम्स ऐड कर सकूँ। इस वीडियो में मैंने डायग्राम्स बहुत मुश्किल से ऐड किए हैं, टाइम होता नहीं है। 4 बजे या 3 बजे बच्चे जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं, तो फिर उसकी स्क्रिप्ट बनाना, पीडीएफ बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 35 स्टूडेंट्स ने जो है वो टेस्ट दिया है और इसमें सिर्फ एक बच्ची ऐसी है जिसका जो टेस्ट है वो क्लियर नहीं हो सका। और जब उसका मैंने बैकग्राउंड चेक किया तो उसके मैट्रिक में भी मार्क्स कम थे, एफएससी में भी मार्क्स कम थे। सो इससे मालूम यह होता है कि उस बच्ची ने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं था, सो JXY इसका टेस्ट फेल हो गया था। तो ये एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोशिश किया करें कि सिर्फ एक्सपीरियंस को सुना ना करें, अपने पास नोटबुक रखे, बेशक आपको एमसीक्यूज आते हो और इसको अपने पास नोट करते जाइएगा। सो चले आइए अपने एक्सपीरियंस को स्टार्ट। एमसीक्यू इज ब्लिंक सनराइजेस इन द ईस्ट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं ज़रूरी समझूंगा कि मैं आपको आर्टिकल समझा सकूं। आर्टिकल्स को हमने बेसिकली 2 बड़ी कैटेगरीज में कैटेगराइज किया हुआ है। फर्स्ट वन इज डेफिनेट आर्टिकल, जिसमें आपका एक आर्टिकल आता है और वो है आर्टिकल द। और एक जो सेकंड टाइप है वो है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल के मजीद 2 अकसाम है, ए और आर्टिकल एन। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं दा का यूज़ आपको बता दूँ। दा का यूज़ हम वहाँ करेंगे जहाँ पर हमने किसी चीज़ को स्पेसिफाई करना हो, या सिंपली आप ऐसा कह सकते हो जब कोई चीज़ स्पेसिफिक हो, सिर्फ एक हो, तो उसके लिए हम दा यूज़ करते हैं। आर्टिकल ए और आर्टिकल एन का यूज़ हम तब करेंगे जब आपको नाउन दिया जाए, वो नाउन सिंगुलर भी हो और काउंटेबल भी हो, तब जाके हम आर्टिकल ए और आर्टिकल एन यूज़ करेंगे। लेकिन ए और एन तब यूज़ करेंगे जब ये जो आपको नाउन दिया गया है ये स्पेसिफिक ना हो। अब आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे और आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। सो जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो वहाँ पर आप ए यूज़ करेंगे, और जो वर्ड वोवल से स्टार्ट हो लाइक ए, ई, आई, ओ, यू, इससे स्टार्ट हो, तो वहाँ पर आप आर्टिकल एन का यूज़ करते हो। अब यहाँ पर आप मुझे बता दीजिए कि जो आपका सन है ये स्पेसिफिक है कि नहीं है। तो आप मुझे कहेंगे बिल्कुल सर ये तो स्पेसिफिक है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इसके अलावा द मून, द अर्थ, द ओशंस लाइक द इंडस रिवर, द पैसिफिक ओशन, सो जितने भी स्पेसिफिक चीज़ें हैं वहाँ पर आप आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। नंबर 2 इज सिनोनिम ऑफ देव। सो सिनोनिम तो इजी हैं, ऐसे अल्फाज जो दूसरे के साथ सिमिलर मीनिंग में हो, और एक होते हैं एंटोनिम्स जो मुतज़ाद होते हैं। सिनोनिम को हम सिंपल उर्दू में मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। तो यहाँ पर इसके लिए जो करेक्ट सिनोनिम है वो है करेजियस, ठीक है, या करेजियस आप इसे कह सकते हो। इसके अलावा बोल्ड, हीरोइक एंड वैलेंट, ये तीनों क्या हैं, ये भी ब्रेव के सिनोनिम है। अगर आपसे इसके एंटोनिम का पूछा जाता, सो इसमें कॉवर्ड या फिर कॉवर्डली, टेमिड एंड वीक, ये तीनों क्या होते हैं, ब्रेव के एंटोनिम्स होते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 इज द डायमेंशन ऑफ टार्क इज सेम एज। तो जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, सो फिजिक्स में वो हमेशा बताते हैं कि सर डायमेंशंस और यूनिट्स बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर अगर हम टार्क की बात करें, सो टार्क के जो डायमेंशन है वो यहाँ पर गिवन है m1l² t⁻⁻²। ये टार्क का डायमेंशन है, और टार्क का डायमेंशन सेम टू सेम है वर्क एंड एनर्जी का। आपको ये तो पता है कि वर्क और एनर्जी का जो यूनिट है वो सेम है और वो है जॉल। सो दैट्स वाई जब एक क्वांटिटी का यूनिट सेम हो गया सो उसका डायमेंशन भी सेम होगा। और अगर टार्क का डायमेंशन वर्क जैसा है सो स्पेसिफिक सी बात है, एनर्जी का भी वही होगा। तो टार्क का डायमेंशन वर्क और एनर्जी दोनों की तरह है। सो वर्क का डायमेंशन क्या होगा, वो भी m1l² t⁻² होगा, एनर्जी का भी यही होगा।
बाज़ औक़ात पूछ लिया जाता है कि टॉर्क क्या है, वेक्टर है या फिर स्केलर है। सो ये बात आपने याद रखनी है कि टॉर्क आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि वर्क और एनर्जी ये आपके दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ है। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती है? वो क्वांटिटीज़ जिसके लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत हो। स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं। क्यू नंबर 4 इज़ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज़ अबाउट। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आपसे एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर आपको गिवन है एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू एस्केप अ बॉडी ग्रेविटी। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब भी आप किसी चीज़ को सपोज करें आपने एक बॉल उठाया, मैंने कहा ये एक बॉल है, इसको आपने क्या किया एटमॉस्फेयर में थ्रो किया, तो थोड़ी देर बाद आप कोशिश करते हो कि वो वापस आ जाता है। क्यों आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। सो मिनिमम इतना फोर्स जिसके ज़रिए एक बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने आप को फ्री कर सके, यानी ग्रेविटी उसको अपनी तरफ ना खींचे। सो इसको हम नाम देते हैं एस्केप वेलोसिटी का। एस्केप वेलोसिटी को हम वी लिखते हैं, ठीक है, ये आपकी एस्केप वेलोसिटी है। और ज़मीन की जो एस्केप वेलोसिटी है वो कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सपोज कर अगर आप चाहती हैं कि मैं ज़मीन के ग्रेविटेशनल फोर्स से फ्री हो जाऊं, तो आप कितने स्पीड से जाएंगी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी आपके पास इतनी स्पीड होनी चाहिए कि आप 1 सेकंड में 11 किलोमीटर का फासला तय कर सके। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिख दिया वी ई टी की एस्केप वेलोसिटी, ये हमारे पास बराबर होती है, ये मैं हटा देता हूँ। एस्केप वेलोसिटी हमारे पास बराबर होती है 2 GM/r, ठीक है, और ये अंडर रूट में होता है। तो अपनी जगह आ जाएगा। जी की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 nm स्क्वायर kg⁻⁻2। एम mass ऑफ द अर्थ है जो 5.97 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg है। एंड आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ विच इज 6.37 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। तो जब आप ये तमाम कैलकुलेशंस कर लेंगे तो आपके पास राउंड अबाउट 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 इज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेस। सो ये एमसीक्यूज आपके हार्मोन यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन के चैप्टर से लिया गया है। और अगर आपने हमारे नोट्स देखे हो सो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है डाइजेशन, सर्कुलेशन, इम्यूनिटी, नर्व्स कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, हार्मोन्स, एंजाइम, ये तमाम चैप्टर्स मैंने डिटेल से लिखे हैं। अब डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ये एमसीक्यू जो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है। थायराइड एक ग्लैंड है जो आपके नेक में लोकेट होता है। इसका वेट 20 ग्राम्स होता है और ये बटरफ्लाई शेप एक जो है ग्लैंड है। ये 3 हार्मोन्स को सिक्रीट आउट करता है, ट्राइआयोडोथायरोनिन, टेट्राआयोडोथायरोनिन एंड कैल्सीटोनिन। अब यहाँ पर आयोडीन की बात की जा रही है। सो अगर आप T3 एंड T4 की बात करें, जिस तरह मैंने पहले बताया, ट्राइआयोडोथायरोनिन एंड टेट्राआयोडोथायरोनिन, सो उनके स्ट्रक्चर्स में आपको मिलता है आयोडीन। सो इट्स मीन के थायरोक्सिन हार्मोन जो T3 और T4 हैं, इसके प्रोडक्शन के लिए हमें आयोडीन की ज़रूरत है। अब अगर बॉडी में आयोडीन नहीं है तो आपको गॉइटर होगा। गॉइटर क्या होता है कि आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है ये एनलार्ज हो जाता है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी को एक्सट्रीमली आयोडीन की डिफिशियंसी है तो आप क्रेटिनिज्म को जो है फेस करते हो। क्रेटिनिज्म मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो क्रेटिनिज्म एंड गॉइटर, these both are caused due to the deficiency of iron. And skill number 6 is the enzymes that break down starch into maltose. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए स्टार्च आपका एक पॉलीसेकेराइड है, आपको पता है, और ये प्लांट्स में एक स्टोरेज फूड है। अगर आपसे पूछ दिया जैसा स्टोरेज फूड इन प्लांट्स, सो प्लांट्स में जो स्टोरेज फूड है वो स्टार्च है, जबकि वो फूड जो ट्रांसपोज होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है, वो है सक्रोज। अब अगर आपने स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो जो एंजाइम है वो है एमाइलेज। आपको पता है कि स्टार्च ये आपका शुगर है, और जो एमाइलेज का एमाइलम है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि इस चीज़ को शुगर को। एमाइलम का मतलब होता है शुगर और एज का मतलब होता है ब्रेक डाउन। सो एमाइलेज जो है ये कन्वर्ट करता है स्टार्च को माल्टोज में। इसके अलावा जो पेप्सिन है ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प देगा। Lipase is for the digestion of lipids, and trypsin is also for the digestion of protein. Number 7 is the pacemaker of the heart. So students, first of all, pacemaker होता क्या है? So pacemaker आपके हार्ट के ऊपर आप कह ले कैसे छोटी सी डिवाइस लगी हुई है जो आपके हार्ट के रिदम को कंट्रोल करती है। ठीक है, किस चीज़ को? आपके हार्ट के रिदम को कंट्रोल करती है।
पेसमेकर होता कहाँ पर है? सो ये आपके राइट जो आपका एट्रियम है ना, यहाँ पर आपका होता है पेसमेकर। अगर मैं यहाँ पर ये ज़ूम कर लूँ थोड़ा-सा, सो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको दिया गया है SA नोड। सो इट्स मीन जो आपका SA नोड है, जिसे हम साइनो एट्रियल जो है वो नोड कहते हैं, ये आपका हार्ट का पेसमेकर है जो आपके हार्ट के रिदम को कंट्रोल करता है। सो हम क्या कहेंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है SA। इसके अलावा दूसरा नोड होता है AV नोड, जो आपको मिलता है एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान। कौन से एट्रियम के दरमियान? यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका दिया गया है AV नोड, ये जो ब्लू कलर में दिया गया है, ठीक है, ये आपका AV नोड है। सो AV नोड क्या करता है? AV नोड आपके हार्ट के जो पंपिंग सिस्टम है, यानी हार्ट को वक्फा देना कि तुम अपनी कंट्रैक्शन को थोड़ा स्लो कर लो, जो बेसिकली आपके हार्ट के चैम्बर्स लिकल्स एट्रियम, इसको बेसिकली कंट्रोल है। स्किन इट इज RH2X इज एन एग्जांपल ऑफ। तो यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला दिया गया है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं इसका थोड़ा सा ऑपरेशन करने लगा हूँ। R जो है ये आपका अल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। CH2 आपका हो गया मिथाइल ग्रुप, और X रिप्रेजेंट करता है हैलोजेंस को, जो आयोडीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। तो ये होता है आपका अल्काइल हैलाइड। अब आप मुझे कहेंगे सर ये तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कैसे होगा? सो स्टूडेंट जब भी आपके R 2 हो जाए, ठीक है, अगर ये दिया होता RCHX/R, तो ये आपका होता सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अगर अल्काइल ग्रुप्स की तादाद 3 होती तो ये कहलाता टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। सो इसमें आपने कंफ्यूज क्रिमिनाइनिस इन अ प्राइमरी अमीन इज ट्रीटेड विद एन अल्काइल हैलाइड दे प्रोड्यूस। तो बाज़ लोग इसे अमाइन कहते हैं, बाज़ लोग इसे अमीन कहते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अमाइन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अमाइंस क्या है। सपोज करें आपसे पूछ लिया जाए अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ ब्लैंक, सो आप क्या आंसर देंगे? सो अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमाइंस को हम किस तरह जनरली फॉर्मूला लिखते हैं? R×NH2, ये आपके अमाइंस होते हैं। फिर अमाइंस के अपने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम इस रिएक्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं, दिन में आपको बताता हूँ कि आपके पास रिजल्ट क्या आएगा। सो जब भी आप प्राइमरी अमाइन को अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करते हो, तो आपके साथ जो रिजल्ट आएगा वो होगा सेकेंडरी अमाइन। इसके अलावा आपको मिलेगा टर्शियरी अमाइन, अमोनियम साल्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीस। अब सेकेंडरी अमाइन से टर्शियरी अमाइन क्यों बनेगा? देखिए, जब सेकेंडरी अमाइन को एक दूसरे अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करोगे तो टर्शियरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और लास्ट में आपके साथ जो अमोनियम साल्ट भी आ जाएगा। तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि प्राइमरी अमाइन से सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन एंड अमोनियम साल्ट, ये तीनों चीज़ें बनती हैं। तो अगर हम जनरल रिएक्शन लिखना चाहें तो हम कहते हैं RNH2 प्लस R×X। देखिए आपका वो अमाइन और ये हो गया अल्काइल हैलाइड। से इससे आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने RNH×R, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी अमाइन। देखिए F1R ये हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक है। R के ऊपर आपने डैश लाजमी लगाना है। अगर इसके साथ तीसरा R आ जाता तो ये होता R3H, सॉरी R3N होता है। क्यों? क्योंकि N का जो H है उसकी जगह किसने ले लिया? R ने लिया। Excuse me, time is which one is different from the rest? So I think so it is a very simple question. 3 आपको फ्रूट्स दिए गए हैं, मैंगो, एप्पल एंड पोमेग्रेनेट, जबकि आपका जो कैरेट है ये आपकी सब्जी है, वेजिटेबल है। एंड विच ब्लड सेल्स हेल्प्स इन क्लॉटिंग। तो सबसे पहले आरबीसी को देखिएगा। आरबीसी का कलर होता है रेड, रेड ब्लड सेल्स। क्यों रेड होता है? इसमें हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन पे। वाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बनाते हैं, जरासीम के खिलाफ जो है फाइट करते हैं। अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें, सो प्लेटलेट्स आपकी ब्लड की वो टाइप है। सपोज करें यहाँ पर देखिए आपको लग गया कट, आप सपोज करें आप कैंची उठा ले, अपने आप को थोड़ा पेंच कर ले, खून निकलता है, थोड़ी देर बाद वो रुक जाता है। ये रुक क्यों जाता है? यहाँ पर प्लेटलेट्स आगे जमा हो जाते हैं, जहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। फेब्रिन प्रोटीन है, फाइब्रोनोजेन प्रोटीन है, यहाँ पर आके बाइंड हो जाते हैं तो ब्लड क्लॉट हो जाता है। सम डेट्स में हम कहते हैं कि ब्लड के क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स जो है वो हेल्प देते हैं। नंबर 12 इज मोस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस इन। तो जो फूड की डाइजेशन है वो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में,
और सबसे कम डाइजेशन कहाँ पर होती है? वो आपके मुंह में होती है, क्योंकि वहाँ पर अपने एंजाइम्स भी नहीं है, स्पेसिफिक आपको पीच भी नहीं दिया गया। तो सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन है वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्पेसिफिकली जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट टू पार्ट्स है, जेजुनम एंड इलियम, इसमें सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है। और सबसे ज़्यादा जो आपका डाइजेशन होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो डोडेनम है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा डाइजेशन होती है। नंबर 13 इज व्हिच हार्मोन रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल इन ब्लड। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने एमसीक्यूज नंबर 4 था, एमसीक्यूज नंबर 5 था, वहाँ पर हमने बात की थायराइड ग्लैंड की। सो थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन को सिक्रीट आउट करता है जो कहलाता है कैल्सिटोनिन, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि रेगुलेशन की बात की जा रही है, सो हम कहेंगे पैराथार्मोन हार्मोन। अब पैराथार्मोन हार्मोन कैल्शियम के लेवल को किस तरीके से रेगुलेट करता है, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन हार्मोन, इनका जो काम है वो थोड़ा डिफरेंट है। कैल्सिटोनिन करता क्या है, जब कि बॉडी में एक्स्ट्रा कैल्शियम हो, ठीक है, एक्स्ट्रा कैल्शियम हो, उसको डिपॉजिट करता है आपके बोन में। पैराथार्मोन उसके अपोजिट काम करता है। कैसे अपोजिट काम करता है? जब भी आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी आ जाए, सो आपका जो पैराथार्मोन हार्मोन है, ये बोन्स पर एक करके उससे कैल्शियम सिक्रीट आउट करता है, जिसकी वजह से आपके बोन्स नरम पड़ जाते हैं, तो हड्डियाँ टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपकी किडनी है, वहाँ पर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा कर लेता है। एंड द लास्ट वन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन पर वर्क करता है, वहाँ से कैल्शियम को रिलीज करता है, बॉडी में इसके मिकदार को मेंटेन देता है। और ये पैराथार्मोन हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है? ये पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रीट आउट होता है। एमसीक्यू नंबर 14 इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद ईस्टर एंड ईट्स। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? ये आपको दिया गया RNGCl। अब आप मुझे कहेंगे सर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो जनरल फार्मूला है वो है RNG×X। एक्स आपको दिए गए हैं कि हैलोजेंस है, तो डेट्स यहाँ पर क्लोरीन को लगाया गया है। और अगर आप इसको एक ईस्टर के साथ ट्रीट करते हो, देखिए यहाँ पर पूरा रिएक्शन दिया गया है, लेकिन इस रिएक्शन को आप थोड़ा स्किप कर लीजिएगा, बिकॉज फिर आपको कन्फ्यूजन होंगे। तो जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पिक करते हो और इसको आप ट्रीट करते हो एक ईस्टर के साथ, ठीक है, ये ईस्टर है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे बन जाता है एक एल्डिहाइड। फिर आपको पता है कि एल्डिहाइड भी रिएक्शन करता है, तो जब दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, से ये बनाता है कीटोन। और जब कीटोन के ऊपर एक और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ जाए, सो इससे बन जाता है टर्शियरी अल्कोहल। तो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट कर जाए एक ईस्टर के साथ, से ये बनाएगा एल्डिहाइड। अगर दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ईस्टर के साथ रिएक्ट कर जाए, से बनाएगा कीटोन। और लास्ट में ये बनाता है टर्शियरी अल्कोहल, को आप यहाँ पर दे भी सकते हैं। नंबर 15 इज एंटोनिम ऑफ मेजर। तो मेजर का मतलब होता है वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता हो, वो ज़रूरी है। तो इसका जो एंटोनिम है वो है। नंबर 16 इज वर्क इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। तो आपके जहन में क्वेश्चन लाजमी आना चाहिए कि सर वर्क मैक्सिमम क्यों होगा और यहाँ पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात क्यों की जा रही है? तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि वर्क का जो फॉर्मूला है वो है FD, यानी F.D cos थीटा। F फोर्स है, D डिस्प्लेसमेंट से। इट्स मीन जो वर्क है ये कम्प्लीटली डिपेंड करेगा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के एंगल के ऊपर। तो जब भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है 0 होगा, तब वर्क मैक्सिमम होगा। अगर इन दोनों के दरमियान एंगल 90 हो, तो वर्क 0 होगा। अगर आपको नेगेटिव वर्क चाहिए, कब तो वर्क और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो फिर 180 चाहिए। एमसीक्यू नंबर 17 इज विच पार्टिकल हैज़ नो इज मास। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन का मास भी है और ये जो है चार्ज भी है। न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं है लेकिन इसका मास है। प्रोटॉन पर चार्ज भी है और इसका मास भी है। लेकिन जो फोटोन है, इसे हम कहते हैं कि पैकेट ऑफ लाइट से या पैकेट ऑफ एनर्जी है, तो इसका ना तो मास है ना इस पर कोई चार्ज है। ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करता है और इसकी जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर। स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस। होप सो आपको तमाम इंस्क्यूज जो मैंने आज आपको समझाए हैं ये क्लियर हुए होंगे। फिर भी कन्फ्यूजन होती है मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछा करें, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर लाजमी दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।